नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये टॉपिक जग जाहिर है, यदि यूनिवर्सिटी और किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हैं आप, तो आप सही जगह आए हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि वीडियो आप अंत तक देखें। आज का टॉपिक है पाल कला। पाल युग की जो कलात्मक प्रगति है ना दोस्तों, ये अन्य युग से कदापि धीमी नहीं थी। बंगाल और बिहार के पालों एवं सेना के अधीन इस कला का विकास 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इस कला में मुख्यतः दो प्रकार की कलाएं विकसित हुई थी। पहला था स्थापत्य कला और दूसरा द्वितीय क्षेत्र कह सकते हैं, मूर्ति कला। यदि चर्चा करूं स्थापत्य कला की, तो इसके क्षेत्र में पाल काल में अनेक महाविहार, स्तूप, चैत्य, मंदिर, दुर्ग का विस्तार हुआ था। इस दौरान कला पर धर्म का प्रभाव अधिक देखा गया। विभिन्न महाविहारों में ओदंतपुरी, विक्रमाशील एवं सोमापुर विहारों की स्थापना का क्षेत्र पाल शासक धर्मपाल देवपाल की कलाकृति या कला प्रकृति को माना जाता है। कहलगांव का गुफा मंदिर महेश्वर, गदाधर एवं जगन्नाथ के जो गुफा मंदिर हैं, समझ रहे हैं ना। गया के विष्णुपद मंदिर का अर्धमंडल इत्यादि जो है उन क्षेत्रों में जो विकसित हुआ, ये सिर्फ पाल कला का देन है। स्थापत्य कला के साथ साथ मूर्ति कला का भी पर्याप्त विकास पाल कला में हुआ। पालकालीन मूर्ति की शैली को मध्यकालीन मूर्ति कला की पूर्व शैली के नाम से भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। पालकालीन मूर्तियां के प्रमुख केंद्रों में बोधगया, नालंदा एवं गया कुकिहार का नाम सर्वोपरि है। इस काल में कांसे की मूर्ति का निर्माण उन्नत शैली में हुआ है। कांस प्रतिमाओं के निर्माण में जो है धीमन एवं उसके पुत्र बिडपाल का योगदान सराहनीय रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा दोस्तों। पालकालीन कांस्य प्रतिमा सांचे से बने होते थे और सांचे में ढाले जाते थे। इस काल की अधिकतर मूर्तियां बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, जबकि हिंदू धर्म के देवी देवताओं में मुख्यतः विष्णु और बलराम, सूर्य, गणेश की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। पाल काल में कांसे की मूर्ति एक पत्थर की मूर्तियां भी कलात्मक सुंदरता का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत करती है। ये मूर्तियां काले बेसाल्ट पत्थर से बनी जाती है। पालकालीन जो मूर्तियां थी किस चीज़ से बनी जाती थी, तो ये क्वेश्चन याद रखिएगा। काले बेसाल्ट पत्थर से बनी जाती थी, जो संथाल परगना और मुंगेर की पहाड़ियों से प्राप्त की गई थी। सामान्यतः इन मूर्तियों में केवल शरीर के अगले भागों को दर्शाया गया है। कुछ ही ऐसी मूर्तियां हैं जिनके पिछले भागों को भी दर्शाया गया है। मूर्तियों में अलंकार की प्रधानता मुख्यतः देवताओं का चित्र अंकित है, जिसमें अधिक संख्या में बौद्ध मूर्तियां। इसके बाद विष्णु की मूर्तियां। शैव मत और जैन मत का प्रभाव इन मूर्तियों पे कम रहा है। अधिकांश बौद्ध मूर्तियों में गौतम बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को चित्रित किया गया है, जैसे उनका जन्म, ज्ञान की प्राप्ति, धर्मोपदेश, निर्वाण इत्यादि था। इन कालों के लिए सुंदर एवं कलात्मक मृतभांड भी देखा गया था। इस समय में मृतभांड भी काफ़ी आकर्षक और सुंदर दिखा जाता था। उस पर अलग अलग तरह की कलाकृति की जाती थी। इसके कुछ उदाहरण भागलपुर के समीप प्राप्त हुए हैं। ऐसी मूर्तियां दीवारों पर सजावट के लिए बनाई गई या बनाई जाती थी। इसमें धार्मिक और सामान्य जीवन के दृश्यों को अंकित किया जाता था मेरे दोस्तों, जैसे कि लोगों का रहन सहन, खान पीन, वेशभूषा, क्रियाकलाप, क्रीड़ा, मनोरंजन, सुख दुख, रीति रिवाज और संस्कार की अनोखी झलक दिखती थी। कलात्मक सुंदरता का एक उत्कृष्ट उदाहरण एक तख्ती है। अब सोचो कि तख्ती क्या है भाई, तो जी मैं जरा स्पष्ट बता देता हूँ। जैसे आज सेल्फी होता है ना, वैसे तख्ती होता था उस दौर में। जैसे मैं थोड़ा एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेते हैं एक स्त्री कहीं बैठी हुई है, किसी खास पोजीशन में, मुद्रा में, दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर है और शरीर झुकी हुई है। एक हाथ में आईना लिए वो अपने रूप को निहार रही है, दूसरे हाथ में उंगलियों से अपनी मांग से सिंदूर भर रही है और चेहरे की सुंदरता और भोलापन भरी हुई छातियाँ, पतली कमर उसके शारीरिक सुंदरता की ओर जो है ना ध्यान केंद्रित करता है। कुछ ज़्यादा ही इमोशनल मत होइए, ये एग्जाम्पल है। तो आप देखिए आगे वीडियो के अंत तक देखिए। मैं बहुत कहते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताने वाला हूँ। इस कला में चिन्हित पौंड लिपियाँ प्राप्त ताड़पत्र पर लिखी गई है, जो वर्तमान में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में
प्राप्त है दोस्तों।